1800 के आसपास यंग नाम के एक साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसने कंफर्म किया था द वेव नेचर ऑफ लाइट। इससे पहले कि हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े, सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट आर कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस, क्योंकि इन्हें समझे बिना एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कोहेरेंट सोर्सेस की। कोहेरेंट सोर्सेस ऐसे सोर्सेस होते हैं जो वेव्स एमिट करते हैं ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनना, दोनों वेव की, दोनों या तीनों या जितने भी वेव्स एमिट कर रहे हैं, सबकी फ्रीक्वेंसीज सेम होनी चाहिए और सबका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों सेम फेज में हो, बट जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर सारे वेव सेम फेज में हैं वो भी चलेगा, क्योंकि उस केस में फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंटली जीरो है, राइट। अगर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री है तो भी चलेगा, बट हमेशा फेज डिफरेंस 180 डिग्री ही होना चाहिए, राइट। तो ऐसे सोर्सेस को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। इसका बेहतरीन एग्जांपल है लेजर लाइट। लेजर लाइट में जो वेव्स निकलती हैं वो सारे सेम फ्रीक्वेंसी की होती है और उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, दूसरी तरफ इनकोहेरेंट सोर्सेस, नाम से ही पता चल रहा है कि यार रैंडम फ्रीक्वेंसीज होंगी, कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है और कुछ भी फेज डिफरेंस भी हो सकता है। जैसे कि जो नॉर्मल लाइट होती है, जैसे लैंप का जो लाइट होता है, दैट इज बेसिकली एन इनकोहेरेंट सोर्स। सोर्स होता क्या है बेसिकली? तो कोहेरेंट सोर्स दो सोर्स होता है, जैसे सोर्सेस लिखा हुआ है ना, तो दो सोर्स कोहेरेंट तब होगा। दो सोर्स मतलब लाइट को हम वेव की तरह यहाँ पे ट्रीट किए हैं, है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ पे एक वेव लेंथ हुआ, एक वेव हुआ, दूसरा वेव, तीसरा वेव, ऐसे करके टोटल कितना वेव में ड्रॉ किया, इसमें 4 वेव ड्रॉ किया। सेम तरीके से अगर हम इसमें ड्रॉ करें तो इसमें मान लो एक वेव ड्रॉ किया, 2 वेव, 3 वेव ड्रॉ किया इसमें, ठीक है। और तीनों का ही ये जो 2 वेव ले रहा हूँ, मान लो S1 एक सोर्स है, S2 एक सोर्स है, 2 सोर्स हैं, अलग अलग सोर्स हैं दोनों कोहेरेंट सोर्स। दोनों को तब हम बोलेंगे जब उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। अभी बोल सकते हो सर इसमें 4 जो वेव लिए हैं, इसमें 3 जो वेव लिए हैं, उसका क्या मैटर है फिर? तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है इसके लिए, मतलब कोहेरेंट नेचर का होने के लिए, वो क्या है ना, इसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस। देखो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये होता क्या है बेसिकली। फ्रीक्वेंसी तो हम समझ गए हैं कि फ्रीक्वेंसी मीन्स एक सेकेंड के अंदर जितना बार ऑसिलेट करेंगे या जितना वेव दिखाई देगा उसमें, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन ये फेज डिफरेंस का मैटर क्या है? देखो फेज डिफरेंस को समझने के लिए फेजर डायग्राम को थोड़ा समझना जरूरी है इसमें, ठीक है। फेजर डायग्राम मतलब जैसे कोई भी वेव को, ये टॉपिक जो है ये ऑसिलेशन पे पढ़े हो ऑलरेडी, फेजर डायग्राम को, और इसमें भी पढ़े हो ये LCR सर्किट जहाँ पे हम किए थे AC पे, ऑल्टरनेटिंग करंट पे। होता क्या है बेसिकली कि एक वेव जो है, एक वेव इज इक्विवेलेंट टू, मान लो ये एक वेव है, ये जो वेव है ना, ये वेव इज इक्विवेलेंट टू ए सर्कुलर मोशन, है ना। तो ये ऑलरेडी तुम लोगों को पता है। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है तो ये 0 हुआ, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ वेव, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ इस जगह से, ठीक है। फिर इस पॉइंट तक आया, मतलब 90 डिग्री का फेज डिफरेंट, 90 डिग्री फेज एंगल हुआ, तो यहाँ से ये जो पिक पॉइंट तक गया वो 90 डिग्री हुआ। उसके बाद फिर इस पॉइंट तक आया, ये हुआ 180 डिग्री, मतलब पाई हो गया, तो इसको हम पाई से इंडिकेट करते हैं। फिर ऐसे करते हुए जो टोटल वेव आ जाता है वो 2 पाई हो जाता है। 2 पाई मतलब ये पूरा घूम के एकदम यहाँ पे आ जाता है है ना। तो 2 पाई मतलब 0 डिग्री और 2 पाई का लोकेशन सेम है। सेम तरीके से अगर हम बोले कि मान लो इस सर्कुलर पाथ पे 2 बार चक्कर काट लिए हैं, एक बार चक्कर काटना मतलब 2 पाई एंगल, फिर से और एक बार चक्कर काटे हैं मतलब कितना, और से 2 पाई मतलब 4 पाई हुआ, और एक बार चक्कर काटे तब क्या हुआ, 6 पाई हो जाएगा। तो इस तरीके से 0, 2 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये जो इवन नंबर का मल्टीपल हम लोगों को मिल रहा है, उसका मतलब क्या है? देखो एक बार रोटेट किया तो एक वेव मिला,
राइट। इसके इट इज मतलब इक्विवेलेंट टू एक सिंगल वेव। अगर 2 बार रोटेट किया तो क्या होगा, हम बोल सकते कि 2 वेव हुआ। 3 बार रोटेट किया तो क्या हुआ, 3 वेव हुआ। इसका मतलब कि एक जो वेब का लेंथ है, एक वेब का जो लेंथ है कितना है, लैम्डा, जिसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ लैम्डा को हम कंसीडर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेज, जिसको हम 2 पाई के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक टोटल वेव मतलब ही एक बार कंप्लीट रोटेशन करना, सर्कुलेशन करना। तो टोटल वेव का जितना लेंथ है इट इज कंपेरेबल टू 2 पाई। आई एम नॉट सेइंग कि दिस टू आर इक्वल, लैम्डा और 2 पाई ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, क्योंकि लैम्डा का यूनिट मतलब मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, ये सब कुछ उसमें होगा, क्योंकि ये एक दूरी को इंडिकेट कर रहा है, डिस्टेंस, इट इज इंडिकेटिंग डिस्टेंस। लेकिन 2 पाई रेडियन पे होगा, वो एंगल को इंडिकेट कर रहे, फेज एंगल। तो इसमें ये जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है और 2 पाई क्या है, फेज है उसमें। ठीक है, अब मान लो कि एक जो वेब है वो मतलब फेजर डायग्राम पे अगर दिखाएं तो थोड़ा सा एक छोटा एंगल मान लो इसमें ट्रैवल किया, जैसे कंप्लीट कर रहा था ना सर्कल को पहले, अभी मान लो सर्कल को कंप्लीट नहीं किया, कुछ ऐसे हुआ, फिर यहाँ से कुछ दूरी तक गया, बस यहाँ पे आके रुक गया, तो कितना एंगल ये ट्रैवल किया, मान लो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल ट्रैवल किया ये है डेल्टा फाई एंगल ट्रैवल किया। तो सेम वेव तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, मतलब अगर टोटल चक्कर एक बार काट लेते तो पूरा वेव हम लोगों को मिलता, लेकिन इसमें मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल वेव ये कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आधा किए हैं और थोड़ा किए हैं, तो आधा मतलब इतना तक किए हैं और थोड़ा, बस इतना, पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो मान लो इस जगह तक ये इट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। इसका लेंथ कितना होगा, ऑब्वियसली लैम्डा से कम होगा, लैम्डा तो से ज्यादा होगा नहीं, तो इसको हम डेल्टा एक्स बोलते हैं। तो ये क्या है, ये पाथ डिफरेंस है, या पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ अभी के लिए बोल रहे हैं, डिफरेंस पे हम आएंगे। देखो ये पाथ लेंथ है डेल्टा एक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वेब, ठीक है, इसका। और इसमें ये जो डेल्टा फाई है वो क्या है, फेज डिफरेंस है, या सॉरी फेज है यहाँ पे, ठीक। उस वेब का डिफरेंस तब होगा जब 2 वेब होगा ना, एक वेब का मान लो 3 एक वैल्यू है, 4 एक वैल्यू, 3 और 4 दोनों का तब डिफरेंस मिलेगा, 4 - 3 1। लेकिन एक ही अगर वेव है तो उसमें डिफरेंस कहाँ से आएगा, तो वो फेज है, ठीक है। हम डेल्टा फाई से इसलिए डिनोट कर रहे हैं ताकि बाद में ये समझना आसान हो सके, इसलिए। तो मान लेते हैं डेल्टा फाई ये ट्रैवल किया, ठीक है, डेल्टा फाई फेज है और डेल्टा एक्स पाथ लेंथ है, करेस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। मतलब जैसे हम लैम्डा करेस्पॉन्डिंग टू 2 पाई बोल रहे थे, सेम है यहाँ पे डेल्टा एक्स करेस्पॉन्डिंग टू डेल्टा फाई, ठीक है। और पहले क्या बोले थे, लैम्डा इज करेस्पॉन्डिंग टू 2 पाई। तो दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों का, मतलब दोनों को अगर रेशियो ले लेंगे तो ये इक्वल होना चाहिए, ये दिस टू विल बी इक्वल, ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ अगर इक्विवेलेंट है तो जो कोई एक फैक्टर आएगा, कांस्टेंट आएगा, उसका रेशियो लोगे, कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो कांस्टेंट ले रहे हो, जैसे लैम्डा इक्विवेलेंट टू 2 पाई, तो लैम्डा इक्वल्स टू मान लो k इंटू 2 पाई, ठीक है। और इधर डेल्टा एक्स इक्विवेलेंट टू हमारा डेल्टा फाई था, तो मान लो k इंटू 2 डेल्टा फाई है। अभी रेशियो लोगे तो क्या होगा, k कैंसिल होके दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा एक्स बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। अगर ये है तो हम लोगों को फेज और पाथ लेंथ के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स मिल रहा है, ठीक है, ये मिला। देखो हम इतना क्यों इलास्ट्रेट कर रहे हैं, इतना क्यों इलास्ट्रेट कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है। हम तब पूरा एकदम 100% समझ पाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है, तब समझेंगे। क्योंकि फेज का कॉन्सेप्ट जिसको पता नहीं है उसको तो मतलब आएगा नहीं फिर, ठीक है। तो इतना तक समझ लो कि हमारा जो रिलेशन मिला है वो ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई 2 पाई, ठीक है, ये हुआ। देखो अभी इसमें कितना वेव है, मैं कहा इसमें 4 वेव है। सर एक वेव का लेंथ कितना है, तो दैट इज वेव लेंथ लैम्डा, तो 4 वेव का लेंथ कितना होगा सर, दैट इज 4 लैम्डा। यहाँ पे कितना वेव है,
3 वेव हैं, एक वेव का लेंथ अगर लैम्डा है तो 3 वेव का लेंथ कितना होगा सर? 3 लैम्डा। ठीक है, तो वे ये इसका मतलब ये जो पूरा वेव है यहाँ से यहाँ तक, इसका टोटल लेंथ कितना हुआ? 4 लैम्डा। इसका टोटल लेंथ कितना हुआ? 3 लैम्डा। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, दैट इज लैम्डा। तो लैम्डा का डिफरेंस है ये। कौन सा? ये क्या हुआ? किस चीज का डिफरेंस? फेज या पाथ? दिस लैम्डा इज फेज और पाथ। ऑब्वियसली पाथ, क्योंकि वहां पे फेज होगा तो रेडियन पे आएगा, पाई इन्वॉल्व होगा उसमें। इसमें तो लैम्डा है, लैम्डा इज वेव लेंथ, इट इज इन्वॉल्व विद द यूनिट मीटर, है ना। तो लैम्डा का यहाँ पे क्या हुआ? लैम्डा का यहाँ पे पाथ डिफरेंस हुआ। और मैं क्या कहा था कि लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई, मतलब लैम्डा का अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई का। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे 2 पाई लैम्डा जो है ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो फेज डिफरेंस है ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मान लो ये वेव, इसमें 4 वेव हैं, ठीक है, और इसमें मान लो कि और एक बार गया तो इसमें टोटल कितना हुआ? पहले 3 लैम्डा था और एक लैम्डा बाई 2 हो गया, मतलब इसमें आ गया 3.5 लैम्डा, है ना। 3.5 लैम्डा हो गया, 3.5 लैम्डा हो गया। तो अभी इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो ये पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाई 2 का, मतलब 0.5 लैम्डा का, है ना। दोनों का डिफरेंस देखो, 4 लैम्डा 3.5 लैम्डा, उसका डिफरेंस कितना आएगा? 0.5, मतलब लैम्डा बाई 2। 0.5 लैम्डा मतलब क्या है? लैम्डा बाई 2। अभी लैम्डा का वैल्यू 2 पाई था, तो 2 पाई बाई 2 मतलब पाई। मैं दोनों चीज को दो साइड से क्यों बोल रहा हूं? मतलब एक बार मैं 3 लैम्डा लिया, एक बार 3.5 लैम्डा लिया, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब 3 लैम्डा ले रहा था, मान लो एक वेव जो है एक सोर्स से निकल के गया, एक वेव गया कितना? 4 लैम्डा दूरी, दूसरा वेव गया कितना? 3 लैम्डा दूरी। तो वो जो डिफरेंस है ना, वो जो पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, पाथ डिफरेंस बोले तो लैम्डा, फेज डिफरेंस बोले तो 2 पाई। और अगर 3.5 लैम्डा को लेते हो तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा बाई 2 एंड फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाई 2, मतलब पाई का। तो यहां पे वो जो पैटर्न है, वो जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस बोलो या फेज डिफरेंस बोलो, वो कांस्टेंट रहेगा ओवर द टाइम। मतलब जैसे जैसे वो जाएगा ना, ऑलवेज वो पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस पाई होगा तो पाई ही रहेगा, 2 पाई होगा तो 2 पाई ही रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं होगा। तो कोहेरेंट सोर्स का जो फेज डिफरेंस का मैटर है वो ये ही है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें दो चीज हुआ, फ्रीक्वेंसी सेम, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, और अगर आइडियली इंटरफेरेंस हम लोगों को चाहिए, आइडियली इंटरफेरेंस अगर चाहिए तो एम्पलीट्यूड को भी सेम होना जरूरी है। मैं इसमें बाद में बात करूंगा इसमें। तो एम्पलीट्यूड विल बी सेम, एम्पलीट्यूड आर सेम, एम्पलीट्यूड्स आर सेम। तो जो वेव निकल के आ रहा है, फर्स्ट तो फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि वो चेंज ये मतलब डिफरेंस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। फेज का डिफरेंस पॉसिबल है, डिफरेंस अगर होगा, जैसे यहाँ पे 4 लैम्डा, यहाँ पे 3 लैम्डा, तो लैम्डा मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस था उसमें, तो वो डिफरेंस पॉसिबल है, लेकिन वो कांस्टेंट होगा ओवर द टाइम। ठीक है, नेक्स्ट एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। नेक्स्ट और एक चीज, वेवलेंथ भी सेम होगा। वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ आर ऑल्सो सेम, ऑल्सो सेम। तो 4 यहां पे पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस हो सकता है लेकिन वो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड सेम है एंड वेवलेंथ शुड बी सेम। तो इस कंडीशन पे इन दो सोर्सेस को हम कोहेरेंट सोर्स बोल सकते हैं। कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस को कैसे बनाया जा सकता है? तो इसके लिए पहला पॉइंट है, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल सोर्स। दो अलग अलग बल्ब मत लेना, एक ही बल्ब लेना और आगे 2 स्लिट्स कर देना, कोहेरेंट सोर्स बनेगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स ऑफ लाइट रीचिंग अ पॉइंट फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेज रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। फेज डिफरेंस कांस्टेंट का मतलब क्या है? उसने ये बात क्यों कही, ये देखो, मान लो ये आपके 2 कोहेरेंट सोर्स हैं, ये मान लो सेंट्रल पॉइंट है, एक वेव यहाँ से आ रही है, एक वेव यहाँ से आ रही है, ये सेंटर पॉइंट है।
मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर ये बिल्कुल आइडेंटिकल सोर्स है तो आइडेंटिकल वेव्स बाहर फेंकेंगे। मान लो दो वेव्स हैं, ये भी दो वेव्स हैं और इसमें अगर ये फेज 4 पाई है, दो वेव्स का मतलब 4 पाई, इसका भी 4 पाई, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस की वैल्यू माइनस करके क्या आएगी? 0। आइडेंटिकल सोर्स है, एक जैसी वेव्स है। अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए कुछ गड़बड़ हो गई सोर्स में और इसने 4 पाई की वेव सेंड की, इसने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। वो क्यों की? क्योंकि ये कोहेरेंट सोर्स है नहीं। और अगर इस वेव ने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी और इंस्टेड ऑफ 4 पाई इसने एक एक्स्ट्रा वेव और सेंड कर दी, यानी कि वहीं पे पड़े पड़े बल्ब भी खराब हो गया समझो, और 5 पाई हो गई। अब देखो यहाँ पर फेज डिफरेंस पहले 0 था, अब कितना हो गया? पाई। तो जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहाँ क्या हो गई? डिस्ट्रक्टिव। तो ऐसा नहीं करना, ऐसे बल्ब नहीं ऐसे बल्ब नहीं लेने जिसमें एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस जो आ रहा था वहीं पर वो चेंज हो जाए, ये नहीं लेना। तो ये इनकोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे। कोहेरेंट के अंदर अगर फेज डिफरेंस 0 है तो 0 ही रहेगा, सिंपल। तो इसलिए उसने वर्ड क्या यूज किया? कांस्टेंट फेज डिफरेंस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट है, टू कोहेरेंट सोर्सेज शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर लाइट, लेजर लाइट होनी चाहिए, व्हाइट नहीं होनी चाहिए। व्हाइट लाइट के अंदर प्रॉब्लम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कलर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, देन ईच विल गिव इट्स ओन सेट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। 7 रंग 7 रंगों के साथ इंटरफेयर करेगी, तो डार्कनेस तो कहीं पर दिखेगी नहीं क्योंकि सारी लाइट हो जाएगी। तो ओवरलैपिंग पैटर्न्स हो जाएंगे और आप इंटरफेरेंस देख नहीं पाएंगे। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। पार्ट डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव फ्रॉम टू सोर्सेज शुड बी स्मॉल। अब इसका मतलब क्या है? पार्ट डिफरेंस स्मॉल का मतलब समझो। इमेजिन करो आपके पास ये एक स्क्रीन है और आपके पास एक स्लिट यहां पर है और एक स्लिट आपने बहुत ही ज्यादा दूर रख ली। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है? ऐसा सिचुएशन हो गई। अब इसकी दूरी इस पॉइंट पी से बहुत ही दूर है। अब होता क्या है? इसने ये लो दो वेव्स। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जाती जाती अपना एम्पलीट्यूड कम कर गई। क्यों कम कर गई? क्योंकि लाइट जितनी दूर ट्रेवल करेगी उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, इंटेंसिटी एनर्जी कम हो जाएगी। अब ये थोड़ा ना कि आपने एक लाइट ली और वो तो 10 किलोमीटर तक भी एक ही जैसी है, नहीं होगी, लाइट खत्म हो जाएगी, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी कम होगी तो उसका एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। अब सोचो एक का एम्पलीट्यूड 2 है, था तो इसका भी 2, पर जाते जाते 0.5 रह गया। अब देखो ना, जहां क्रेस्ट ट्रफ पे गिरेगा, अगर ये दूर हो गए तो 2.5 को कैंसिल नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो नहीं पाएगी। तो इसलिए ये पास होने चाहिए। पाथ डिफरेंस देखो ना, अगर ये बहुत दूर हो गया तो इसका और इसका पाथ डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और इसने कम किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पास होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके कंडीशंस हैं कोहेरेंट सोर्स होने के। वो कह रहे हैं कि व्हाट आर कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड क्या होता है? व्हेन A इज इक्वल टू B, यानी कि लाइट आइडेंटिकल होनी चाहिए, और जब वर्ड आइडेंटिकल आ गया तो कोहेरेंट हो गया। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्स क्या होने चाहिए? कोहेरेंट। उल्टा बोलना शुरू कर दिया, कोहेरेंट है तो सस्टेन्ड है, सस्टेन्ड है तो कोहेरेंट है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड दोनों के इक्वल होने चाहिए परफेक्टली, A इज इक्वल टू B होना चाहिए सस्टेन्ड में। टू सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक, सेम कंडीशन है, व्हाइट लाइट नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट है टू सोर्सेज मस्ट बी पॉइंट सोर्स, बड़े बड़े ट्यूब्स नहीं होनी चाहिए, स्लिट नहीं होनी चाहिए, पॉइंट सोर्स ही होनी चाहिए। तो इसकी कंडीशंस है।